नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देहरादून के एसएसपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। बता दें कि इमारत में पुलिस के विभिन्न अंगों के निदेशालय और कार्यालय मौजूद है। सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे आने से पुलिस प्रशासन को काम करने में सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी इस इमारत को पुलिस प्रशासन के लिए बेहतर कार्य बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस इमारत के लोकार्पण के बाद प्रशासन बेहतर रूप से काम कर सकेगा और स्मार्ट पुलिस बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है। लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। और उत्तराखंड पुलिस का मेरे विचार से सिंगल जो है सबसे बड़ा भवन है, तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पित हुआ है। इसका ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा, और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत। वहीं केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत गदरपुर विधानसभा के अंदर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम को लेकर विकास शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपने कार्यालय के 9 साल समर्पित किए हैं। देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास किया है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण योजना, किसान सम्मान निधि आदि सहित कई योजनाओं का लाभ जनता को बिना भेदभाव के दिया गया। विकास और विदेश नीति के मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व पटल पर पहुंचाया। भारत की चरमराती व्यवस्था को सही करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किए हैं उसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। सरकार ने गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, जरूरतमंदों और समाज की आखिरी पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित कर रही है, यानी कि जिनको भी मोदी सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभ मिला है और प्रदेश सरकार यानी धामी सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभ मिला है, उनका एक सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में कर रही है। और आज वही सम्मेलन यहाँ गदरपुर विधानसभा का दिनेशपुर में स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इस लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से चर्चा भी करें। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर 20 मई से यह आरंभ हुआ था। 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज यहाँ पर लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। इस लाभार्थी सम्मेलन में उन सब लोगों को बुलाया गया जिनको हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा या हमारी राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ मिला। उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उन लोगों से हमने बात की, उनके साथ संवाद किया और उन्हें हम लोगों ने सम्मानित करने का भी काम किया, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा अंत्योदय का है। अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समाज के अंदर मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उसी का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनके पास घर नहीं था उनको घर देने का काम किया, जिनके पास राशन नहीं था उन्हें राशन देने का काम किया, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को इतनी खर्चा करना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, उन्हें फ्री में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, अभी कोरोना वैक्सीन देने का काम किया, जिनके घर में सिलेंडर नहीं उन्हें सिलेंडर देने का काम किया और लगातार बेरोजगार नौजवानों को अपना रोजगार करने के लिए उन्हें स्टार्टअप के माध्यम से लोन देकर उन्हें काम करने का लाभ दिया गया। साथ ही उत्तराखंड के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री ने
पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जिस प्रकार से 3 सिलेंडर फ्री में देने की घोषणा की थी, वो 3 सिलेंडर फ्री में देने का उनका जो काम है, साथ ही जो हमारी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसके अंदर जो हमारी मेडिकल जांचें होती हैं उसके अंदर सारी जांचें फ्री करने का काम हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत भाजपा जहां आम लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, तो वहीं उनके साथ ही प्रदेश के उन लोगों को भी इस अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है जो कि प्रदेश में अलग मुकाम रखते हैं। वहीं भाजपा के इस महाअभियान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पार्टी सत्ता में है उसको महाजनसंपर्क अभियान नहीं अपितु ये अभियान चलाना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। देखिए, जब कोई पक्ष सत्ता में होता है, कोई दल सत्ता में होता है, तो उन्हें जनसंपर्क के बजाय अपने द्वारा किए हुए कामों को बताना चाहिए जो कि नहीं दिखता। ये अपने किए हुए कामों को नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि बस बीजेपी को वोट दीजिए। तो जनता सब समझती है कि ये आज अपने मतलब के लिए हमारे बीच आए हैं, इनका आज अपना मतलब है। चुनाव समय से पहले कराने की इनकी योजना है। जो चुनाव अप्रैल और मई 2024 में होने वाले थे उसको दिसंबर और नवंबर में कराने की इनकी योजना है। इसलिए ये राजनीतिक कवायद के तहत हमारे द्वार तक आए हैं। लोग इस बात को समझते हैं और समय आने पर लोग इसका माकूल जवाब भी देंगे। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में नोट उड़ाने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इसी बीच वायरल हुई वीडियो पर पर्यटन मंत्री के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले को लेकर पर्यटन मंत्री ने कहा है कि इस तरह की घटना निंदनीय है और हमें मंदिर की महत्वता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई ऐसे फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाले। हमने कर दिया तो एफआईआर लॉन्च हो गई है। जो जिस तरह से नोट उड़ा रहा था वो गलत है और हम चाहते हैं कि चार धाम की सैंक्टिटी को, इसकी धार्मिकता को सुरक्षित रखा जाए और हम लोग ज्यादातर कमेंट्स ना करें। कोई चीज है तो उसको हमें बता दें, उसकी हम जांच करा लेंगे, पर इस प्रकार से सोशल मीडिया में हम चार धाम की बदनामी ना हो, इसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में नोट उड़ाने के मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक महिला द्वारा गर्भगृह में नोट उड़ाने के मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस काफी पहले से ही ऑपरेशन मर्यादा चला रखी है और कई हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि केदारनाथ धाम आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। आम आदमियों के लिए केदारनाथ धाम के गर्भगृह का वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। बीते कई महीनों से प्रदेश में चल रहे लंपी वायरस के मामलों में अब कमी दर्ज की गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक देवेंद्र शर्मा ने वायरस को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती दिनों में लंपी वायरस के मामलों में जिस तरह से तेजी देखी गई थी, अब उसमें कमी नजर आ रही है। बता दें आपको कि वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब उसमें कमी नजर आ रही है। प्रदेश के सभी जिलों में लगातार वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश से लंपी वायरस के खतरे को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके ताकि किसी भी प्रकार की पशु हानि ना हो सके। 18,000 जानवरों का हम टीकाकरण कर चुके हैं और जो हमारा बॉर्डर है नेपाल का, उसमें जो चंपावत में केसेस शुरू में आ रहे थे बहुत ज़्यादा, वो अब लगभग इक्का दुक्का दो चार करके केस आ रहे हैं और मेरे ख्याल से कल तो और परसों आए भी नहीं है केस। इसी तरह से पिथौरागढ़ में भी केस आने बहुत कम हो गए हैं क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा समय ले रही है ठीक होने में, तो इसलिए अभी बीमार पशु तो हैं हमारे पास। लगभग 1,600 के आसपास हमारे पास पशु हैं। बागेश्वर में दो नदियां होने के बावजूद यहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यालय के भतरौला भट्ट गांव, मजुआ खेत, सैज आदर्श कॉलोनी, नदी गांव, कठायत बाड़ा, 84 जीत नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। लोगों को पीने के लिए पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उसके बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
समस्या जिसकी तस बनी हुई है। पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाने से ठाकुर द्वारा वार्ड के लोगों का पारा चढ़ गया है, जिससे आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान कार्यालय परिसर में विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पानी नहीं आ रहा, पानी से हम परेशान हैं। नौले जा रहे हैं और नदी में जा रहे हैं, वहाँ से पानी ला रहे हैं। और आजकल बच्चे छुट्टियां में आ रहे हैं, पानी नहाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। बस हमको जल्दी से पानी दीजिए। नंबर 6 भतौला भट कॉलोनी। मैं पूरे ग्राम वासियों की तरफ से बोल रहा हूँ। 3 माह से यहाँ पानी की भारी दिक्कत चल रही है। कई बार प्लम्बर को बुलाने के बाद भी वो कहता है ये सारी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं कोई वो हम जल्दी से जल्दी इस पर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। 3 माह से हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्लम्बर बार बार देखना आया, मैंने यहाँ तक भी कहा, वो नंद नाम था, उसके साथ में दूसरा था। वहीं रामनगर में सोमवार बीती देर रात ट्रेन की चपेट में आकर एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति का कटा हुआ शव पड़ा हुआ है। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और जीआरपी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेते हुए उसकी शिनाख्त के प्रयास किए तो मृतक की शिनाख्त धर्मपाल निवासी ग्राम चिलकिया के रूप में हुई है। एसएसआई अनीस अहमद ने बताया है कि मृतक वर्तमान में नैनीताल स्थित मल्लीताल कोतवाली में होमगार्ड के पद पर तैनात था और छुट्टी पर घर आया हुआ था। देखिए, अभी सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है। मौके पर पुलिस ने आके शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिलकिया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। तो अभी सबको कब्जे में ले लिया है पंचायतनामे और पोस्टमार्टम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके तीमारदारों से उनका हाल जाना। वहीं अस्पताल द्वारा दी जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर्स को निर्देशित किया कि किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रही। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर के काव्य पैलेस में भाजपा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लाभार्थी सम्मेलन के प्रदेश संयोजक गजराज सिंह बिष्ट ने शिरकत की, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश संयोजक का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ लाभार्थी ले रहे हैं। जिन जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है वह सभी लाभार्थी खुद सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और विश्व गुरु बनने की तरफ देश अग्रसर हो रहा है। रामनगर में प्रशासन ने दूसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त कर चालान भी काटे गए। वहीं अतिक्रमण के बारे में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा ने बताया है कि रानीखेत रोड पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। दूसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों का सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण स्वयं हटाकर प्रशासन को सहयोग करने की अपील करते हुए चेतावनी भी दी गई। लोगों द्वारा प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा गया कि अतिक्रमण के नाम पर केवल गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि मुख्य बाजार में हुए अतिक्रमण पर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने अतिक्रमण अभियान को पारदर्शिता के साथ चलाने की मांग की। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसआई जयवीर सिंह ने बताया है कि 17 जून को ग्राम समलखिया की रहने वाली सत्यवान शर्मा
कि बाइक कुछ अज्ञात चोरों ने लोहारा लाइन क्षेत्र से चोरी कर ली थी, जिससे मामले के अंदर ही तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भवानीगंज के रहने वाले आशु श्रीवास्तव को चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कोर्ट में पेशी भी की गई। ये बाइक चोर का मामला ये है, सत्यवान शर्मा की बाइक थी जो पुरानी तहसील रामनगर में लोहारा लाइन के पास में खड़ी थी। ये अनिल के यहाँ काम करता है, ये चाय की दुकान के पास में खड़ी कर दी। वहाँ से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, चोरों द्वारा 17/6 को चोरी कर ली गई थी। उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन की ओर से चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया और मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। धरने को लेकर भोजन माता कामगार यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष विजया डंगवाल का कहना है कि भोजन माता एक लंबे समय से विद्यालय में भोजन बच्चों को बनाकर परोसने का काम कर रही है। लंबे समय से भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने और उचित मानदेय दिए जाने की मांग की जा रही है। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा, किंतु इस पर सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई अभी भी नहीं की जा रही है, बल्कि विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने के कारण बंद हो रहे विद्यालयों से उन्हें हटाया जा रहा है, जो कि उनके साथ अन्याय है। पौड़ी जिला समेत गढ़वाल क्षेत्र के अनेक अन्य जिलों में इस साल चुनिंदा वनाग्नि की घटनाओं के चलते इस साल काफी राहत भरा रहा। इस साल फायर सीजन के दौरान आपको बता दें कि मौसम की मेहरबानी के कारण वन विभाग को वनाग्नि की घटनाओं पर कम मशक्कत करनी पड़ी। अधिकतर वनाग्नि की घटनाओं को बारिश ने काबू में रखा और वहीं बारिश से जमीन की नमी बरकरार रहने पर वनाग्नि की बेहद कम घटनाएं सामने आई। वहीं मसूरी में देर रात लाइब्रेरी आईटीबीपी के गेट के पास पर्यटकों की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल और फायर सर्विस के साथ ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बस से निकालकर वाहन से उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया भी जा रहा है कि जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चालक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि बस ऋषिकेश से सवारियों को लेकर मसूरी आई थी और लाइब्रेरी चौक पर सवारियां उतारने के बाद बस वापस पेट्रोल पंप की ओर जा रही थी। अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए और बस एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। लगातार मसूरी में हो रही बस हादसों को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे क्रॉस बैरियर न होने के कारण हादसे हो रहे हैं और वहीं कई बसों की फिटनेस की भी जांच नहीं हो पा रही है। और मैं जैसे ये आवाज आई मेरे को, मैंने सोचा कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं एकदम भागते भागते आया सर। तब तक कोई बाहर के गेस्ट भी थे रोड पे, तो उन्होंने वो ऊपर ही रोड पे रहा। मैं सबसे पहले रास्ता देखा था मैंने, फिर मैं इधर से आया और तुरंत उसमें 2 ही लोग थे और वो अंदर लड़का जो उनका चिल्ला रहा था कि मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ। तब तक हमारे साथ प्रदीप सिंह राणा जी भी आ गए थे और उन्होंने फिर अंदर जाके उनको मदद की, फिर हमने उन्हें बाहर निकाला, फिर हमने उनको रिलैक्स किया सर यहाँ पर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।